चलो क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। Following was the balance sheet of MM Limited। तो ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ MM Limited कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर टॉप पे लिखो इन द बुक्स ऑफ MM Limited कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 दी है और नोट्स कितने नहीं है, 7 नोट्स नहीं है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 2 वर्किंग नोट्स थे, नोट्स टू काउंट। यहाँ पे कितने नोट्स है, 7 नोट्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सचिन पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल बेटा। 12% डिबेंचर वर्ड रिडीम ऑन 31st मार्च। तो डिबेंचर से रिलेटेड है तो हम डिबेंचर पे चले जाते हैं। 12% डिबेंचर वर रिडीम ऑन 31st मार्च। अब बेटा डिबेंचर्स को लेके ध्यान से बात समझो, हमने एक चैप्टर भी करना भी। डिबेंचर्स क्या होता है, कंपनी एक तरह से बोरोइंग करती है, उधार लेती है। डिबेंचर्स को लेके एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डिबेंचर्स वैसे हमारे लॉन्ग टर्म है। क्या है हमारे, पर जिस साल जितने डिबेंचर्स वापस होंगे वो शॉर्ट टर्म बन जाते हैं। ध्यान से सुनो, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज इन द करंट ईयर या पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज इन द करंट ईयर विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। यानी कि मान लो मेरे पास 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, उसमें से 1 लाख के डिबेंचर मेरे हर साल रिडीम होने हैं, तो वो एक मतलब विद इन 12 मंथ्स जो रिडीम होने वो क्या बन जाएंगे, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे डिबेंचर्स की वैल्यू पहले लॉन्ग टर्म में देखो कितनी है, ओपनिंग 450 क्लोजिंग 450, ठीक है। ओपनिंग 450 क्लोजिंग 450। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी जाके देखो करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स कितनी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाओ, क्या लिखा हुआ है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ डिबेंचर्स कितना लिखा हुआ है, ओपनिंग कितना है 3000 और क्लोजिंग कितना है। तो ये डिबेंचर्स एक ऐसी आइटम है जो रेशियोज में भी आएगा, शायद देखना रेशियोज में भी याद करो, हमने जब सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा था। तो जो करंट ईयर में डिबेंचर्स रिडीम होते हैं वो कौन सी लायबिलिटी होते हैं, करंट लायबिलिटी, और जो लॉन्ग टर्म में रिडीम होने हैं वो कौन से होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। बट अल्टीमेटली चाहे वो शॉर्ट टर्म में लिखा है या लॉन्ग टर्म, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, वो होंगे कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। बोरोइंग किसी भी तरह की हो, चाहे सिक्योरिटी फॉर्म में हो, ठीक है। बोरोइंग किसी भी तरह की हो, चाहे वो सिक्योरिटी फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म, वो हमेशा हमारा हम पैसा यूज कर रहे हैं, किसी का क्या कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखेंगे पहले रीपेमेंट ऑफ 12% डिबेंचर्स। कितना रीपेमेंट हुआ बेटा, 50,000, ठीक है। इंटरेस्ट भी साथ देना, इंटरेस्ट के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। अब डिबेंचर्स का इंटरेस्ट नहीं बताया हुआ। अब रिडम्पशन शुरू में हुई है कि साल के एंड में हुई है, एंड में हुई है, तो हमने इंटरेस्ट पूरा देना है। कितनी वैल्यू पे इंटरेस्ट देंगे बताओ, 12% देंगे। 6 लाख कैसे हुआ, 4.5 लाख पड़े हैं, 50,000 वापस किए, तो किसके ऊपर देंगे इंटरेस्ट, 4.5 पे देंगे, 50 पे देंगे, 5 पे देंगे बेटा। 4.5 लाख रुपए के अभी भी पड़े हैं, वो तो अभी भी दे रहे हैं हम। और 50,000 रिडीम कब किए हमने, 31st मार्च साल के एंड में किए कि स्टार्टिंग में किए हैं, तो पूरा साल पैसा यूज किया है कि नहीं किया, तो उसका इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। तो द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हियर विल बी पेड ऑन 5 लाख, क्योंकि आपने पैसा यूज कितना किया है, पूरा साल, 4.5 प्लस 50, तो इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं भी बताया तो खुद डालना, क्योंकि ये चार्ज होता है। क्या होता है ये, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, इस क्या दिक्कत है बता। सर ये रीपेमेंट कैसे इंक्लूडेड इसके ऊपर, बेटा देख हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक साल है, हमने साल के लास्ट दिन किसी को पैसे वापस किए, तो उसके पूरे साल का उसको इंटरेस्ट दिया होगा, तो वो इंटरेस्ट था, ठीक है। 12% ऑफ 5 लाख कितना आ गया, 12/5 का कितना होता है, 60,000 आ गया। अभी यहाँ पे फाइनेंसिंग में माइनस होगा, प्लस कहाँ पे होगा, ऑपरेटिंग में यहाँ पे प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स 60,000। अब ऊपर से शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर को टिक कर दो नोट के अंदर, और सेकंड नोट 12% डिबेंचर पे टिक कर दो, क्योंकि वो सेम है ना 450। यानी पहली एडिशन इंफॉर्मेशन के साथ हमारे 2 वर्किंग नोट टच हो गए, ठीक है।
अब साथ के साथ एक और काम करो, सेकंड नोट पूरा हो गया आपका। बैलेंस शीट में जाके नोट नंबर 2 जहां बना हुआ है, कहां बना हुआ है देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटी, इसे पेज पे जाओ, उसको भी टिक कर दो। टिक करोगे इसका मतलब आपको पता लग गया यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस आइटम, तो दोबारा रिपीट नहीं करना। हाँ जी वाले, चलो ये डिबेंचर वाला पॉइंट दोबारा समझाना है। कौन से वाला, इंटरेस्ट वाला कि डिबेंचर वाला? रीपेमेंट वाला। बेटा आपको क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है कि हमने 31 मार्च को रीपेमेंट की, जो रीपेमेंट होगी वो शॉर्ट टर्म होगी। जी सर। तो हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर्स की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, 50 एंड 0, तो वो रीपेमेंट हमने 50,000 वहां से निकाल ली। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, आया समझ? चलो सेकंड एडजस्टमेंट पार्ट 4 का Tax rupees 70,000 was paid during the year. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोविजन ऑफ टैक्स के ऊपर मैं बार-बार आपसे बात करता हूँ कि प्रोविजन ऑफ टैक्स की जब एडजस्टमेंट दी होगी तो काम करना है। अब यहाँ पे प्रोविजन ऑफ टैक्स देखो ऊपर कहीं बैलेंसेस में दिया है, तो इसका एक वर्किंग नोट बनेगा। क्या बनेगा इसका? एक वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट बनाओ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। मैं इसकी अलग से 5 मिनट की वीडियो भी डालूंगा ताकि आप लोगों को बाद में जब भी क्लैरिटी चाहिए हो पता लग जाएगी। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनाओ। ये एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आप पूरा लिख लेना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 90,000 इज द ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग इज 70,000। अब टैक्स पेड, ये आउटफ्लो है कि इनफ्लो है? ये एक्चुअल पेड है, तो एक तो ये लास्ट वाली आइटम में आएगा, मतलब समझ लग गया। तो इसको यहाँ पे डालेंगे टू बैंक, क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना दिया हुआ है? 70,000। तो इसको लास्ट में हम जब कैश फ्लो में माइनस करते हैं वो टैक्स पेड वाली वैल्यू हमें दी हुई है 70,000। ठीक हो गया। अब बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स में 2-3 बातें, ये जो डेबिट साइड पे आता है ये हमेशा कौन सा होता है? पेड वाला। जो क्रेडिट साइड पे आएगा उसको क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये कौन से वाला होता है? क्रेडिटेड वाला। कौन से वाला होता है? क्रेडिटेड वाला। क्रेडिट मतलब हमने हमारे P&L में कितना चार्ज किया था। क्रेडिट मतलब हमने हमारे P&L में कितना चार्ज किया था। अब इसको बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 140 में से 90 क्या कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया? तो 50,000 हमारा टैक्स हमने P&L में चार्ज किया था और 70,000 हमारा पेड था। पहले अकाउंट बना लो। ठीक है, अभी 50,000 कहाँ जाएगा? एप्रोप्रिएशन के वर्किंग नोट में। किसके वर्किंग नोट में? एप्रोप्रिएशन के वर्किंग नोट। नोट 2 बनाओ। ये जो कंपल्सरी वर्किंग नोट है, ये तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी इसलिए बनाया ना। इसको लिखेंगे नेट कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ ये प्लस हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। पिछले क्वेश्चन में डिविडेंड आया था, यहाँ पे टैक्स आ गया। कितना आ गया? 50,000। कितना आ गया? 50,000। ठीक है, समझ आ गया। अब सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन को टिक करो, ऊपर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को टिक करो, नोट नंबर 4 को, और उसको बैलेंस शीट में भी टिक कर दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन को, क्योंकि नहीं तो गलती से शॉर्ट टर्म प्रोविजन को दोबारा नॉन कैश में डाल दोगे। ठीक है, जिसके नोट ज्यादा होते हैं उसकी बैलेंस शीट पहले ही खत्म हो जाती है, तो काम नहीं बढ़ रहा आपका, काम उतना ही रहने वाला है। ठीक है, चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन डन। अब हम करते हैं नोट्स को। ठीक है, चक्रिश पहला नोट बोल। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के वर्किंग नोट। हाँ, ये जो वर्किंग नोट में, हाँ जी, इसका क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग माइनस। हाँ जी, व्हाट इज क्लोजिंग वैल्यू? 2 लाख। 2 लाख है। Yes, 2 lakh. और ओपनिंग कितना है? 50। तो क्लोजिंग कितना हुआ? 2 लाख माइनस 50,000। 2 लाख माइनस 50,000, क्योंकि लॉस में दिया हुआ है। तो हमारा इसका मतलब शुरू में नुकसान था 50,000 रुपए का, 50,000 का, एंड में 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो दैट मींस हमने ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया था। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है, चलो नंबर 2 हो चुका है। नंबर 3, इसके अंदर हमने करंट मैच्योरिटी डाल दी थी। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। ऋषिका कहां पे लगेगी? बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है?
इंक्रीज। तो पैसे आए हैं कि गए हैं? नहीं आ रहे। आए हैं, पैसे आए हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने पैसे आए हैं? 1 लाख। बेटा एक चीज और सुनो ध्यान से, बैंक ओवरड्राफ्ट इज दैट आइटम जिसका ट्रीटमेंट पिछले 10-15 सालों में 3 बार चेंज हो गया कैश फ्लो में। ध्यान से सुनना, इसको करंट लायबिलिटी भी मान सकते हैं, इसको कैश इक्विवेलेंट भी मान सकते हैं। लेकिन जब से हमने आईएफआरएस को अडॉप्ट किया है तो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है कैश फ्लो का? AS 3। 4 है कंटिंजेंट लायबिलिटी का। ठीक है, AS 4 कंटिंजेंट लायबिलिटी का था प्रपोज्ड डिविडेंड में। लेकिन इंड AS दैट इज अकॉर्डिंग टू IFRS वो कितना है? AS 7। इंड AS 7 मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो चीज परमानेंटली हमारे बिजनेस में हमें पैसा मिल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ परमानेंट अरेंजमेंट कि हम एक लिमिट ले लेते हैं बैंक से, उसमें हम कितनी यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो परमानेंटली अवेलेबल है थ्रू आउट द 12 मंथ्स। सो इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। आप वर्किंग कैपिटल पढ़ते हो बिजनेस स्टडीज में? वर्किंग कैपिटल के अंदर 2 तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, एक फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, एक वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फंड्स योर वर्किंग कैपिटल। जब आपका सीजन आया, आपने ज्यादा सेल करनी है, आपने बैंक से लिमिट यूज करके सामान खरीदा, बाद में बेच दिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को अब एज पर द लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंड AS 7 एंड AS 3 ऑफ ICAI वी विल ट्रीट इट एज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्या मानेंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग। इसको हमेशा कहाँ डालना है? फाइनेंसिंग। इसको कैश इक्विवेलेंट में डाल के, करंट लायबिलिटी में डाल के भी आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन सेम आएगी, लेकिन वो प्रेजेंटेशन और रिपोर्टिंग गलत है। तो कई बार बच्चे कराते हैं कि हमारा आंसर तो ठीक था पर हमारे नंबर नहीं आए। देयर आर मेनी टाइम्स जब बच्चे कहते हैं कि हमने तो ठीक आंसर्स निकाले, आंसर भी टीचर्स के साथ मैच किए, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए, तो वो रिपोर्टिंग एरर्स होते हैं कि हम आइटम को किस जगह पे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद 4th वाला भी हो गया। चलो 5th वाला, बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। अब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई एडजस्टमेंट, तो हम इसको सीधा चेंज डाल देंगे। मशीनरी कितना चेंज हुई है? 3,82,000। दैट इज 821 और 12 को माइनस करेंगे 3 लाख कितना है? 3,80,000। तो इसको क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीनरी। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कितनी बोली आती? 3,82,000। बेटा मशीनरी इंक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज हुई होगी? फ्री में तो कोई देके नहीं गया होगा, परचेज करके ही हुई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कितने से चेंज हुई है? 99,000। तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुई, तो वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। वो क्या होगी? डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। बेटा साल के शुरू में 1,01,000 रुपए हमारी डेप्रिसिएशन थी, साल के एंड में 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन होगी। तो उसमें ड्यूरिंग द ईयर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है? 99,000। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट गुडविल। हाँ जी फरीशा, क्या करेंगे इसका? कौन सी एक्टिविटी है गुडविल? गुडविल जो कि अमॉर्टाइज हुई है, कितने से कितनी हुई है? 30 से 20। तो अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बिल्कुल ठीक है, ऑपरेटिंग में आएगा। अमॉर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, तो जब हम गुडविल परचेज करते हैं वो सिर्फ वहीं पे आएगी इन्वेस्टिंग। जब गुडविल परचेज होगी तो वो हमने पैसा दे के परचेज की है, वो सिर्फ इन्वेस्टिंग में है। वो सिर्फ इन्वेस्टिंग। और जो सेल करते हैं मतलब अमॉर्टाइज होगी तो सिर्फ ऑपरेटिंग में। गुडविल एक ही जगह आ गई। ठीक है, चलो उसके बाद इन्वेंटरीज। ठीक है, इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डालेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। पहले करंट एसेट एंड लायबिलिटी में बात करते हैं क्योंकि आई नीड दिस स्पेस। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। हाँ जी नव्या, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जो जो नोट्स है ना 1 to 7 को टिक कर दो क्योंकि नोट्स कर लिया आपने। ठीक है, हाँ जी इन्वेंटरी वाला बड़ा। सबसे पहले क्या दिया है? कितना इंक्रीज हुआ? तो कहाँ पे आएगा? प्लस के माइनस? पैसे आए हैं कि गए हैं? आए हैं। तो इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? तो प्लस के माइनस, तो इसको लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना हुआ बेटा? 1 लाख। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, तो इसको टोटल कर देते हैं। प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 3 लाख। प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 3 लाख।
ये दोनों नोट्स बना लो, मैं इसको इरेज करना मुझे, ठीक है? दोनों क्लियर है ये? बोलो सीज बेटा। मेरे को लगता है लायबिलिटी साइड सारी होगी हमारी। सेकंड नोट भी डन है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी डन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी डन है, शॉर्ट टर्म प्रेजेंट भी डन है। एसेट्स में आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी डन है, इंटेंजिबल भी डन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी गर्व क्या करेंगे इसका? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को क्या करेंगे? लिखने से समझने में इसको कुछ क्लियर कर। हाँ जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने से कितनी हुई है? 25,000 से चेंज आया है, बढ़ी है, इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? इंक्रीज। ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारा? 75, क्लोजिंग कितना है? 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हैं, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इंक्रीज कैसे हुई होंगी? इन्वेस्ट करके पैसे आए होंगे, जाए होंगे, गए होंगे, तो उसको प्लस करेंगे कि माइनस? प्लस। क्या होगा बेटा ये? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लीड्स टू आउटफ्लो, ठीक है? कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना आएगा बेटा ये? 25,000। डन। आगे आ जाओ, पहले इन्वेंटरीज को कर लेते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेंटरीज, हाँ जी आगे चेंज हुआ है, 62,000 इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? इन्वेंटरीज इंक्रीज। तो वो प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस कर दो, इनकी क्योंकि हमारा करंट एसेट बढ़ गया। इन इन्वेंटरीज कितने से माइनस होगा? 62। ठीक है। अब बेटा इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स को स्टार लगाओ। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था? करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होंगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ध्यान से करना है। इधर देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग वैल्यू कितनी हुई है आपको? 60,000। इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस हो जाएंगी। ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 60,000। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 1,20,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 90,000। और करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000। तो टोटल कितना बन जाएगा? 1,40,000। ठीक है। इन्वेंटरीज का बेटा ये है हमारे पास कैश का बैलेंस, ये है करंट इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस। कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक अलग दे दिया हो, उन सबको प्लस करके लिखना है। पहला चैप्टर याद करो बैलेंस शीट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना? उसके अंदर जितनी भी आइटम्स आती हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। आइटम्स होगी सारी बेटा हमारी। तो यहाँ पे इन्वेंटरीज का क्या किया? इन्वेंटरीज बेटा वो भी ये नहीं, यहाँ पे तो एक करंट एसेट के अंदर है ना। एक जगह कर देना ना, दो जगह देना करना। आपको नोट्स टू कॉल में इन्वेंटरीज दी है ना, वहाँ पे हो वहां हो गया तो यहाँ टिक कर देना ना, नहीं तो गलती से डबल कर दोगे। ठीक है, चलो अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। 99 + 70 कितना हो गया? 4,60,000. नहीं, पहले 169, ये कितना आ गया? 4,69,000। ठीक है, इसमें से 62 माइनस होगा, 70 माइनस होगा, 3,37,000। ठीक है, फाइनेंसिंग के अंदर दैट इज 4,92,000, 4,07,000, 82, 92, 4,07,000। 2 लाख में से 110 के कितना आ गया? 90,000। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है तो इसको लिखेंगे कैश फ्लो। क्या लिखेंगे इसको? कैश फ्लो। ये भी पॉजिटिव आया, इसको भी क्या लिखेंगे? कैश फ्लो। ये नेगेटिव आया, इसको क्या लिखेंगे? कैश यूज। अब तीनों को प्लस माइनस कर देते हैं, दैट इज 4,17,000 है इन्वेस्टिंग। सारा रोना आएगा बेटा। हाँ जी, 4,07,000 है। ये देख 82 + 5 87, 97 4,07 आएगा। ठीक है, 3,37,000 +
negative 4,07,000 plus 90. So I guess difference will be 20,000. अब ये देखो चेक करो 20 plus 120 कितना हो गया 140. ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक बार देख लो, आराम से नोट कर लो.